दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे जीत स्टोरीज, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराया जाता है। आज की कहानी बहुत ही अलग और दिलचस्प भी होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यानी कि कान पे हेडफोन डाल लीजिए और अलग एक्सपीरियंस के लिए अपने घर के सारे लाइट्स बंद कर दो, कमरे की दरवाज़ा भी बंद कर दो और इसके बाद धीरे से अपने आंखें को बंद करके सुनते रहो मेरा आज का संडे स्पेशल कहानी, गर्लफ्रेंड का कॉल। दोस्तों, क्या आप भी अपने गर्लफ्रेंड की बुलावे पे एक बारी में चले जाते हो? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आप सब ध्यान से सुने। ये सच्ची घटना है और ये मेरे साथ हुआ है। एक दिन का कहानी है। वो बहुत बारिश भरा दिन था। बहुत बारिश हो रहा था। मैं अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए उसके घर गया था। बर्थडे सेलिब्रेट के बाद जब मैं चले आ रहा हूँ, तब बीच रास्ते पे ही उसने मुझे कॉल करके फिर से बुलाया। उसने बोला कि घर पे अभी कोई नहीं है, तुम आ सकते हो। अगर तुम चले आओगे तो फिर मैं पूरे रात तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। अब जाहिर सा बात है, ऐसा सुन के किसी भी बॉयफ्रेंड एक बारी में हाँ कर देगा, और मैंने भी वही किया था। मैंने गया, जाके देख रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड के घर पे तो सभी है। फिर शायद गर्लफ्रेंड ने मुझसे झूठ कहा हो। मैंने उससे पूछा कि तुमने फिर मुझे कॉल करके आखिर क्यों बुलाया? फिर वो बोल रही है, नहीं, पार्टी ख़त्म होते ही सब चले गए थे और मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया था। फिर मैं जब अपना फ़ोन निकाला ये दिखाने के लिए कि उसने मुझे कॉल करके बुलाया था, मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि उस फ़ोन में उसका नंबर आया ही नहीं था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, पर मेरा गर्लफ्रेंड मुझे उसके प्रति प्यार और पागलपन बोल के मुझे ठुकरा दिया। बोला कि अभी घर पे जाओ और रेस्ट कर लो। तो मैं फिर से लौटने लगा। आधे रास्ता फिर से आने के बाद बहुत ज़ोर का बारिश हुई। इसीलिए मैं रास्ते के एक किनारे पे एक छोटा सा टूटा फूटा घर पे रुक गया। बाहर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। फिर अचानक से, पता नहीं कब, कैसे और क्यों ही, एक औरत उस घर से निकला। जब मैं पूछा कि ये घर आपका है, तो उन्होंने बोला, हाँ, ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहता हूँ। और यकीन मानो दोस्तों, जो इंसान किसी घर पे रहता है, ना उस पर एक लाइट जलती है, ना उस पर एक मोमबत्ती, बिल्कुल अंधेरे में एक इंसान रह कैसे लेता है? पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। मैंने बस इतना पूछा कि क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और मैंने छाता लेना भी भूल गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम रुक सकते हो, कोई बात नहीं, जितना मर्जी यहाँ रुक जाओ। मैंने बोला, बस बारिश ख़त्म होते ही मैं यहाँ से निकल लूँगा। मेरे फ़ोन में टावर भी नहीं था, इसीलिए मैं अपने गर्लफ्रेंड को कॉल भी नहीं कर पाया। उसने बोला था कि घर पे जाके कॉल कर देना। फिर अचानक से बारिश रुका और मैं अपने गाड़ी पे उठा। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट किया, उसके तुरंत बाद अचानक से पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं गर्लफ्रेंड के घर आने से पहले मेरा टैंकी फुल करके लाया था। फिर अचानक से वो औरत मेरे सामने ही आ गया। मैं थोड़ा सा घबरा गया और उसने बोला, पेट्रोल ख़त्म है क्या? पेट्रोल चाहिए? मैंने बोला, हाँ, पर यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे? वो लड़की हाथ पे एक बोतल दिखा के बोलता है, मेरे पास 1 लीटर है, तुम चाहो तो ले सकते हो। अब मैंने बोला, बहुत धन्यवाद, मैं इसके लिए आपको कितना पैसा दे सकता हूँ? उन्होंने बोला, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक शर्त है। सुन के थोड़ा सा घबरा गया, पर मैंने पूछ ही लिया कि क्या है, बताइए। फिर उन्होंने बोला, तुम ये 1 लीटर पेट्रोल अपने बाइक में भरवाओगे और फिर वादा करो कि जब तक तुम घर तक पहुंच नहीं जाओगे, तब तक तुम अपने बाइक को रोकोगे मत। मैंने ये सोचा और सुना। फिर उसके बाद बोला, अगर रास्ते में फिर से अचानक बारिश आ गई तो?
तो उन्होंने बड़े विनम्रता से बोला कि बारिश आ गया तो कोई बात नहीं, एक बार को भीग लेना, थोड़ा सा बुखार सही आ जाएगा पर तुम जिंदा रहोगे, कम से कम तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। फिर मैंने बोला, आप क्या ये मुझको डराने के लिए बोल रहे हैं? फिर वो लड़की बोली, मैं डराना नहीं चाहता, पर जो सच है मैं वही बोलता हूँ। तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें चिंता कर रहा होगा और तुम्हारे गर्लफ्रेंड भी। मैंने सोचा, फिर थोड़ी देर वेट किया, मानो मेरे दिल में कुछ चल रहा हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। इधर मैं अपने मोबाइल को देखा तो कम से कम रात का 11 बज चुका था। अब गर्लफ्रेंड के घर से मेरा घर लगभग 2 से 3 घंटे का दूरी में है और मैं बस आधे रास्ते ही तय कर पाया। तो इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे उस लड़की के हाथ से लिया हुआ पेट्रोल अपने बाइक में डलवा ली और उसके बाद जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो मैंने भी उस लड़की का बात ध्यान में रखते हुए सीधा निकलने का कोशिश किया। पर जैसे ही मैंने 5 मिनट गाड़ी चलाया, पीछे से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। कोई लड़की फूट फूट के रो रही थी। वो बोल रही थी, मुझे बचाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं घबरा गया। एक पल के लिए सोचा कि चलो देखते हैं कहीं उस लड़की का कुछ हो तो नहीं गया। फिर अचानक से मेरे गाड़ी के सामने वो लड़की आ गया। मैं हड़बड़ा के ब्रेक मारने ही जा रहा था कि वो हाथ के इशारा दिखा के बोलने लगा कि तुम गाड़ी रोकना मत, तुम जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, तुम जाओ। मैं और भी ज़्यादा डर गया, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हाँ, मुझे शायद ये सुनना चाहिए और मैंने गाड़ी नहीं रोका। मैंने सोचा घर से पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस स्टेशन पे जाके मैं कुछ ऐसा बता के आऊँगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मैं चाहे गाड़ी जितना भी चला रहा हूँ, ना तो पुलिस स्टेशन आ रहा है और ना तो मेरा घर। मोबाइल पे नेटवर्क भी नहीं था जो मैं किसी को कॉल कर पाऊँ। पर मैं नहीं जानता था क्यों, मुझे लग रहा था कि मैं खो गया हूँ, जबकि सारा रास्ता मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर फिर भी दिल पे मानो एक डर पैदा हो गया हो। उसके बाद मैंने फिर से बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ते गया, फिर देखा किसी के हाथ में एक टॉर्च लाइट है और वो आगे आ रहा है। मैंने गाड़ी रोकने का फैसला किया, पर वो डर मेरे पास अभी भी है। फिर हाथ में टॉर्च लाइट लेते हुए वो बंदा मुझे बोल रहा था, अरे ओ भाई सुनो। मैंने बोला, क्या क्या जी बोलिए, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। बोला, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। फिर मैंने बोला, गाड़ी नहीं रुकेगा, मुझे पता है आप लुटेरा हो ना। फिर बोल रहे, अरे नहीं तुम रुको, तुम्हारे पीछे। इतना सुनते ही पता नहीं क्यों मैं पीछे मुड़ा और उसके बाद जो देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने देखा एक लड़की मेरे पीछे बैठे अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरे कंधे को नोच रहा है और वहां से खून की फव्वारा बह रहा हो। मैं डर गया। मैं वहीं अपना होश खो बैठा। फिर जब अगले सुबह मेरी आंखें खुली, मैं वहाँ पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बेड में पड़ा था और सामने था वही हाथ में टॉर्च लाइट लेके हुए लोग। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात मेरे पीछे शायद कोई पिशाचिनी बैठा हो। इतना सोचकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया। मैंने सोचा आखिर वहाँ पे है क्या जो कि मेरा ही पीछा किया। फिर उन्होंने बोला, ऐसा तुम्हारे साथ पहले बार नहीं हो रहा, ये पहले भी बहुतों के साथ हो चुका है। फिर मैंने फैसला किया कि हाँ चलो, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन किसी का जान खो जाएगा। फिर मैंने वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन का हेल्प लिया। उस एरिया को स्पेशली मैंने सील करवा दिया। पुलिस ने बोला, ठीक है, हम यहाँ रुक के देखेंगे कि आखिर होता क्या है। जाहिर सा बात है, बरसात का मौसम था तो बारिश भी गिर रहा था। पुलिस भी वहीं रुके थे, पर उनमें से कुछ पुलिस वॉकी टॉकी लेके एक वॉकी टॉकी मुझे भी दिया था और मुझे थोड़ा सा दूर खड़ा करके बोला था, तुम यहाँ से बाइक लेके आओगे और फिर से अगर कुछ हुआ
तो तुम हमें वॉकी टॉकी की मदद से बताओ ना। मैंने राज़ी हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, सब कुछ नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। पर अचानक से पता नहीं क्यों जो दो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन लोगों कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उनमें से एक दूसरे को अटैक करने लगा। मैंने बहुत कोशिश किया उन दोनों को छुड़वाने का, पर वो छूट ही नहीं रहा था। हड़बड़ी में मुझे और भी ज़्यादा पुलिस का हेल्प लेना पड़ा। उसके बाद मैंने कुछ भी करके उन दोनों को अलग किया। फिर मैंने बोला, आखिर आप ये सब कर क्या रहे थे? फिर उन्होंने बोला, शायद इन दोनों का मेंटल हेल्थ बिगड़ चुका हो। फिर मैंने बोला, अच्छा खासा इंसान का भला ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे घर लौटने का सलाह दिया। पर मैं वहीं पे जिद लेकर खड़ा हुआ था कि मैं घर तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं इस केस को सुलझा लेता हूँ। आखिर कुछ तो चीज़ है जो ऐसा हमेशा हम सबसे करवा रहा है। फिर मैंने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल किया और उसको बोला, क्या तुम सुबह मेरे घर आ सकती हो? वो एक बारी में राज़ी हो गया और मुझे बोला कि हाँ, मैं जाऊँगा। अब जब वो घर पे आई तो मैंने उससे पूछा उसके उस एरिया के बारे में। पर उन्होंने बोला कि देखो, तुम जानते ही हो ये मेरे घर से थोड़ा सा दूर है और मैं ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर हाँ, मेरे पापा ने एक बार बोला था कि वहाँ कोई लड़की का मौत हुआ था। मैंने बोला, मौत का कुछ कारण? बोला, ये तो शायद पापा ही जानता है, मैं नहीं जानता। तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड के पापा से थोड़ा सा बातचीत किया, पर वो भी एक ही चीज़ बोलने लगा कि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, हम सब ऐसे ही सुने थे। फिर मैंने वहाँ के लोकल लोगों का हेल्प लिया क्योंकि मेरे अंदर वो चुल मची थी केस सुलझाने का। ऐसे करते करते करीबन एक हफ्ता हो गया। ना मैं चैन से सो पा रहा हूँ, ना मैं चैन से खाना पीना खा रहा हूँ। थोड़ा सा शारीरिक हालत मेरा भी बिगड़ रहा है। इतने में ही मेरे गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, सुनो, आज घर में अकेली हूँ, तुम आओगे क्या? मैंने बोला, फिर से? शायद ये कुछ जाल हो सकता है, इसीलिए मैंने तुरंत कॉल काट दिया और फिर से मेरे फ़ोन को निकाल के चेक किया तो नहीं, इस बार सच्ची ने गर्लफ्रेंड कॉल ही किया था। तो मैंने कॉल बैक किया और उसने कॉल उठाया और उसने बोला, गलती से कट गया था क्या? मैंने बोला, नहीं, वो दरअसल मैं थोड़ा डर गया था। बोले, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें डरने का बात है क्या? मैंने बोला, नहीं, बस अभी मत बुलाओ ना। बोला, प्लीज़ जानू, प्लीज़ आ जाओ। अब मैं बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मैं जल्दी लौट आऊँगा। फिर मेरे गर्लफ्रेंड ने बोला, ठीक है। इतना सुनते ही मैंने बाइक ले लिया। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ पता नहीं, मेरे बाइक में कुछ गड़बड़ी आने लगा। थोड़ा सा चल के स्टॉप हो जा रहा है, या तो कभी ब्रेक फेल दिखा रहा है, या फिर कभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और इतना कुछ झेलने के बाद मैंने फैसला किया कि आज बाइक से नहीं, बल्कि आज साइकिल से जाएंगे। हाँ, पता है साइकिल से लेके बहुत ज़्यादा मुझको जाना पड़ेगा, पर मैंने फैसला कर ले ही चुका हूँ कि मैं साइकिल से ही जाऊँगा। और इस बार मैं एक छतरी अपने पास रखूँगा। जैसा करना वैसे ही भरना, ये तो हम सुने ही थे। आधे रास्ते गए थे कि थोड़ा सा शाम आ गई। मैंने फिर भी साइकिल ना रोकने का फैसला किया। जब उसके घर गया तो उसने बोला, देखो, आज कोई नहीं है सच में, और आज हम पूरे रात यहाँ रुक सकते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे फिर से वही सब थॉट्स आने लगे। काश अगर मैं आज रात फिर से जा पाऊँ तो शायद मैं केस सुलझा पाऊँ। इतना बोल के मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड ना करके वहाँ से चले आने का फैसला किया। लेकिन तब तक घड़ी पे 12 बज चुके थे और शायद आगे जाके मेरा भी 12 बज जाए। उसके बाद मैंने साइकिल लेके निकल गया। उसने मुझे बहुत रोकने का कोशिश किया कि इतने रात पे जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ रुक जाओ।
फिर उन्होंने बोला, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं तुम्हारे बात भी नहीं मानूंगा। इतने रात हो चुका है, तुम प्लीज़ रुक जाओ ना, और मुझे तुम्हें लेकर फिक्र होता है, तुम प्लीज़ मत जाओ। लेकिन मैं उसका एक नहीं सुनी। पता नहीं सर पे कौन सा भूत सवार था। फिर उसने बोला, ठीक है, मुझे कॉल करके रखो, अगर कुछ भी हो तो मैं तुरंत किसी को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, पर पता नहीं क्यों वहाँ जाते ही टावर उड़ जाता है। फिर उन्होंने बोला, जब तक कॉल रहे रहने देना। इतना करके मैं और मेरे गर्लफ्रेंड एक दूसरे को कॉल करके आधे रास्ता आने ही लगे। फिर वो टूटा फूटा घर जब करीब आया तब कुछ अजीब हुआ। अचानक से कॉल कट गया, क्योंकि मेरा फ़ोन ही तब तक डेड हो चुका था। लेकिन मुझे पक्का पता था कि मेरे फ़ोन में मैं 100% चार्ज कर लाया था। पता नहीं, शायद मेरे नियति को यही मंजूर हो। उसके बाद मैं एकदम पसीना पसीना हो गया। लेकिन तभी अचानक से मेरे साइकिल से हवा निकलने का आवाज़ आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा साइकिल का ट्यूब पंक्चर हो चुका था। फिर उसके बाद मेरा गला भी सूख गया और सामने वही टूटा फूटा घर था। पूरे जगह अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी। पर उस रात बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ ठंडा हवा बह रही थी। मैंने सोचा, ठीक है चलो, ऐसे करके जितना दूर जा सकता हूँ उतना ही दूर जाएंगे। जब ही मैं साइकिल से उतर के साइकिल को अपने साथ लेके जाने का कोशिश किया, तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई, सुनो। मैंने पीछे मुड़ने का हिम्मत तो नहीं किया, बल्कि आगे जाने का सोचा। जब मैं फिर से गया तब फिर से बोल रहे, अरे सुनो, तुम वहीं हो ना। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? फिर उन्होंने बोला, मैं वही लड़की हूँ जो उस दिन तुम्हें पेट्रोल दिया था। फिर मैंने पीछे मुड़ा और उन्हें बोला कि आप इतने रात को यहाँ? बोला, आपके साइकिल पे हवा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ हो। आप ज़रा रुकिए, मैं आपके लिए सिरिंज लाता हूँ, आप हवा भर लीजिएगा। और हाँ, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। और मैं डर के मारे कुछ भी हाँ या ना नहीं बोल पा रहा था। अचानक उस लड़की ने सिरिंज लाया। मैंने सोचा हिम्मत करके कुछ पूछ ही लेता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने बोला, हाँ, बेझिझक पूछो। फिर मैंने पूछा, जब मैं उस दिन आपके यहाँ पे खड़ा था तब आप ये क्यों बोले थे कि बिना रुके मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है? क्या आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर मत छिपाइए। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ और आप मुझको इस चीज़ से निकलने से हेल्प कर सकते हैं। वो थोड़ा सा हंसा। उसके बाद अचानक से रोने लगा। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम क्या पागल हो? इतने रात को मैं तुम्हारे साथ सीरियस नहीं हूँ क्या? मैं क्या तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? फिर उन्होंने बोला, बात ऐसा नहीं है। आज से बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटी थी। फिर मैंने पूछा, आखिर उस दिन क्या ही हुआ था जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं? बोला, एक लड़की था जिसका नाम था अमृता, और वो लड़की मैं ही हूँ। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने बोला, तो उसके बाद आप अमृता हो, पर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? फिर उन्होंने बोला, यहाँ पे एक पार्टी का नेत्री मेरे को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे को भेजे थे। पर मैंने उनसे पूछा, आखिर ऐसा वो क्यों करेंगे? वो तो एक पार्टी का नेत्री है ना, वो तो लोगों का भलाई करते हैं। पर वो बोलते हैं, पर उस दिन उसका सोच भलाई करने का नहीं, बल्कि सच छिपाने का था। मैंने बोला, सच? कौन सा सच की बात कर रहे हो? फिर उन्होंने बोला, वो जो नेत्री है वो बहुत पुरुषों के साथ घिनौने काम करते हैं। बहुतों को वो घर पे बुलाता है जब वो अकेले रहते हैं,
और लोगों का पैसा ऐसे छीनता था जैसे उसका बाप का संपत्ति हो। और हाँ, मैं एक संवादिक हूँ और उस नेत्री का नाम था अंकिता। तो मैंने पूछा, अमृता जी, आप मुझे बताइए क्या किया था अंकिता ने? फिर बोला, उसके सारे काली राज मैं जान चुका था और इसीलिए अंकिता चाहता था कि मैं इस दुनिया से मिट जाऊं। इसके लिए बहुत सारे गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजा था, पर वो सारे गुंडे मेरे पास आया तो था, पर रेप करने के इरादा को लेके, ना कि खून करने का। वहाँ पे लगभग 17 से 18 गुंडे थे जो कि मेरे साथ गैंग रेप किया। और उसके बाद फिर मैंने पूछा, क्या क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, अब बोलिए। फिर बोल रहे हैं, जो होना था वही हुआ, मैं वहीं पे मर चुकी थी और इसीलिए गुंडे ऐसे ही भाग गए थे मेरे लाश को वहीं छोड़ के। मैं थोड़ा सा डर गया। बोला, तुम तुम एक मरा हुआ इंसान हो? फिर बोला, वो मैं था, अभी मैं एक सिर्फ आत्मा हूँ और मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं विचार पाना चाहता हूँ। फिर मैंने बोला, उस अंकिता का क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला, मेरे मरने के कुछ ही दिन बाद जब मेरे लाश को हटाने की बारी आई, तब वो खुद यहाँ आई थी अकेली और बहुत हंस रही थी कि देख, तेरा मैं ये हाल करके छोड़ा और तू मुझे तू फाश करने का कोशिश कर रहा था, अब देख आखिर करता क्या हूँ। ऐसे ही करके बहुत हंस रहा था। और उस दिन मेरी आत्मा भी कांप चुकी थी। मैं हर रात किसी को रोकता था, किसी बाइक वाले को हेल्प करता था, किसी साइकिल वाले से मदद मांगता था, पर किसी ने मुझे हक नहीं दिलाया, आज तक नहीं दिलाया और मैं बहुत रोती रही। फिर मैंने बोला, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, हाँ, मुझे आपको देखकर ये लगा कि आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रोकने का कोशिश किया। फिर मैंने पूछा, अगर आप मुझे रोकने का ही कोशिश कर रहे थे तो फिर आप ये क्यों बोलते थे कि रास्ते में मैं बिना रोके जाऊं? फिर उन्होंने बोला, रास्ते में मैं इसीलिए तुम्हें रोकने का मना करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ अंकिता का आत्मा भी है। फिर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने बोला, तुमने कहा था तुम्हें विचार चाहिए, पर वो अंकिता तो अभी मर चुका है। फिर अमृता, तुम ही बताओ, अभी तक तुमने क्यों मुक्ति नहीं पाया? फिर उन्होंने बोला, मेरे साथ जो गलत हुआ है वो सब ठीक है, पर लोगों का पैसा, लोगों का मेहनत का कमाई, ये सब गलत ना जाए। फिर मैंने बोला, आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ बोलो, जिसके कारण तुम्हारा हेल्प हो सकता है? फिर उन्होंने बोला, कोई नहीं जानता, पर मेरे घर बहरमपुर के स्टेशन पे है और बहरमपुर के स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मेरा घर है। तुम प्लीज़ वहाँ जाओ और मेरे घर वाले को कम से कम ये खबर दो कि मैं मर चुकी हूँ, मैं और कभी वापस नहीं आऊँगी। और मेरे घर पे जाके मेरे कमरे में घुसना और मेरे कमरे की वार्डरोब नंबर 3 से तुम एक पेन ड्राइव पाना, जिस पेन ड्राइव में उसकी सारी काली राज छिपी थी, और इसको तुम किसी अच्छे से पुलिस ऑफिसर को हैंडओवर कर देना और हाँ, अखबार में भी छपा देना ताकि सारा काला सच सामने आ सके और मेरे आत्मा तभी जाके मुक्ति पाएगा। पर मेरे अंदर फिर भी क्यूरियोसिटी घूम रही थी। मैंने फिर से उस लड़की से पूछा, पर अंकिता का मौत ये कैसे हुआ? उन्होंने बोला, मरने के बाद मैंने सुना था कि बहुतों के पास बहुत अच्छे अच्छे पावर्स आ जाते हैं, उन्हीं में से एक मेरे पास भी आया था, तो इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे रास्ते पे ही उसको मार के घसीटने लगा और रास्ते पे घसीटते घसीटते वो मर चुका था। और हाँ, ये रास्ता वही रास्ता है जो कि उस टूटे फूटे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब मेरे पास सब कुछ क्लियर हो गया, क्यों वो लड़की मुझे रास्ते पे रोकने ही नहीं दे रहा था। और उस दिन जो टॉर्च लाइट देते हुए इंसान था, उसको साफ दिख रहा था वो मेरे पीछे कौन था, और वो अंकिता ही था।
मैंने उसको वादा किया, देखो अमृता, तुम चिंता मत करो, मैं इस केस का हल ज़रूर करूँगा और किसी का पर्दाफाश मैं ज़रूर करूँगा। मैं नहीं चाहता कि उसके जितने भी उत्तराधिकार भी है वो सब भी लोगों का ऐसे हनन करे। तो इसीलिए मैंने बिना देरी किए अगले ही सुबह बहरमपुर की स्टेशन में चले गए। वहाँ पे जाके मैंने संवादिक अमृता का नाम बोलते ही सब ने मुझे उंगली दिखा के इशारा किया कि वहाँ से बस 5 मिनट ही दूर है। मैंने गया। घर पे उसके बूढ़े बाप, जिसका हालात इतना ख़राब, उसके माँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहद ही ज़्यादा ख़राब अवस्था में पड़े थे। मैंने उन सबको जाके पहले प्रणाम किया और रोते हुए मैं बोला, माता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर आपकी बेटी और कभी वापस नहीं आएगी। आज से 5 साल पहले उसका ऐसे ही मौत हो चुका है। फिर ये सारे घटना सुनने के बाद उसके माँ बाप ने बहुत रोया और मुझे बोला, तुम्हें जो लेना है लो, पर मेरी बेटी का जो भी ऐसा गंदा काम किया है उसके पार्टी को कभी समर्थन ना करो और ऐसा लोग कभी आम इंसानों को अपना शिकार बना सके, तुम फिर से इसी चीज़ के बारे में सोचो। फिर मैंने बिना देरी किए अंकल और आंटी से पूछा, माँ जी, आपकी बेटी का कमरा किधर है? फिर उन्होंने हाथ दिखा के बोला, ये वहीं है, सालों से वहीं पे पड़ा है, बंद हुआ। फिर मैंने घर के चाबी मांगते ही उन्होंने बोला, चाबी हमने कभी लगाया ही नहीं, इस उम्मीद पे कि कभी किसी दिन वो ज़रूर लौटेगा। पता नहीं क्यों, पर जब मैं उसके घर के शीशे की ओर देखा, मैंने अमृता को देखा। पर उस दिन मेरे आंखों में डर नहीं था, बल्कि उसके लिए बहुत सारा आंसू था कि हाँ, एक लड़की इतना भी हो सकता है जो कि अपने काम को इतना ज़्यादा पसंद करता है। फिर मैंने वार्डरोब नंबर 3 से वो पेन ड्राइव लिया। पहले मैंने लैपटॉप पे लगाया अपने ही, फिर उसके बाद मैंने सारा काला राज देखे, कुछ गंदे वीडियोस, फोटोज़ और उसके साथ बहुत सारे फाइल्स और बहुत ही ज़्यादा कर्जा जो कि लोगों के ऊपर से वसूले जा रहे थे। फिर मैंने फैसला किया, ये सब अब से बंद होगा। फिर मैं बहरमपुर से लौटा अपना ही स्टेशन। उसके बाद मैं अच्छे से थाने पे गया और वहाँ पे मैं एक बोला। फिर उन्होंने कहा, पार्टी बड़ा ज़ोरदार है, ऐसे केस हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तुम एक अच्छा सा वकील पकड़ो, उसके बाद ये केस सीधा कोर्ट तक ही पहुँचेगा, क्योंकि बिना किसी कोर्ट के हम भी कुछ कर नहीं सकते। मैं अमृता की आत्मा को सिर्फ ये बोल रहा था, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जस्टिस दिला कर रहूँगा। 19 अप्रैल 2026। हाँ, आज से केवल कुछ ही दिन पहले उसकी आत्मा शायद शांति पा गई हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि ये जो सारा सबूत है ये सब कुछ सच है और मिस अमृता के ऊपर जो भी हुआ, इसके कारण उसके पार्टी को टोटली कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं घर लौटने ही लगा था कि तब देखा अमृता का आत्मा, वो बैठी थी, वो खुश थी और वो बोली थी, धन्यवाद मुझे मुक्ति देने के लिए। पर उस दिन मेरे अंदर सिर्फ और एक काम बाकी था। हाँ, अपने माँ बाप की तरह मैं अमृता के माँ बाप को भी पालने लग गया। शायद वो मेरे अंदर अपने भाई को देख पाया हो, क्योंकि इतने ज़्यादा भरोसा कोई अपना भाई से ही कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जीत। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आरजे जीत स्टोरीज।